सारे स्टूडेंट्स है, इलेक्ट्रिकल की पूरी गैंग है जो रिसेंटली आरआरबी जे 2024 के अंदर सिलेक्ट हुई है अलग अलग जोन से। यहाँ पर हम लोग ज्यादातर बातें करने वाले हैं कि इनकी प्रिपरेशन में कौन सी चीज ऐसी अहम है जो इनको लगता है कि वो एक इनके सिलेक्शन का एक रीजन बनी हुई है। रिवीजन की स्ट्रेटेजी कैसी रहती थी? ये लगता था कि क्वेश्चन मुझसे बढ़ नहीं रहा है, दोबारा भी नहीं बढ़ना है। तो मुझे लगता है इलेक्ट्रिकल के पेपर आज की डेट में कुछ इस प्रकार से आ रहा है कि आप आराम से 80+ स्कोर कर सकते हो इलेक्ट्रिकल के पेपर। स्टूडेंट्स के मन में मिथ है वो ये है कि यार आजकल ना कट ऑफ बहुत ज्यादा जा रही है। पहले जब मैंने टेस्ट दिया था तो उसमें मेरे केवल 66 नंबर बने थे, लेकिन मुझे अपनी कमियां पता चली कहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ। हेलो एवरीवन, दिस इज मोहित हियर एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक। गाइस, आज आप सभी के सामने हम लोग अवेलेबल हैं और आप सभी के सामने ये सारे स्टूडेंट्स है, इलेक्ट्रिकल की पूरी गैंग है जो रिसेंटली आरआरबी जे 2024 के अंदर सिलेक्ट हुई है अलग अलग जोन से। अभी शिफ्ट 1 वालों का रिजल्ट आया है तो ये सभी स्टूडेंट शिफ्ट 1 के हैं। शिफ्ट 2 का भी रिजल्ट आना बाकी है और वहां भी काफी सारे स्टूडेंट्स आपको मिलने वाले हैं। तो ये कुछ स्टूडेंट्स हैं आपके सामने जो रिसेंटली अभी रैंकर्स कॉन्क्लेव के अंदर आए थे, टेक्स्ट बुक ऑफिस, जहां से हम लोग आपके सामने आए हुए हैं। इस वीडियो के अंदर हम आपसे ये डिस्कस करने वाले हैं, इन स्टूडेंट्स के साथ ये डिस्कस करने वाले हैं। मेन इनकी जर्नी के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। यहाँ पर हम लोग ज्यादातर बातें करने वाले हैं कि इनकी प्रिपरेशन में कौन सी चीज ऐसी अहम है जो इनको लगता है कि वो एक इनके सिलेक्शन का एक रीजन बनी हुई है। चाहे वो CBT 1 के लिए हो, चाहे वो साइंस के लिए हो, एप्टीट्यूड के लिए हो, रीजनिंग के लिए हो, या पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए टेक पार्ट के लिए हो। तो मैं कुछ क्वेश्चंस है जो करना चाहूंगा, पहले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से लेकर के, फिर कुछ क्वेश्चंस गोपिका मैम करेंगी रिगार्डिंग एप्टीट्यूड, एंड देन कुछ क्वेश्चंस हमारे ललित सर करने वाले हैं रिलेटेड टू साइंस। तो चलिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को लेकर के। तो यार सबसे पहले तो ये बताओ, जैसे अभी आप में से काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने फर्स्ट टाइम शायद आरआरबी दिया होगा, और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने पिछले 1-2 साल में और भी एग्जाम्स दिए होंगे, चाहे SSC का हो या आरआरबी का हो या कोई भी स्टेट जेईई का पेपर हो। एक चीज आप ये बताइएगा कि क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि रिसेंटली अगर हम देखें पिछले 6 महीने या साल भर में इलेक्ट्रिकल के पेपर के अंदर थोड़े से ट्रेंड के अंदर चेंज हुआ है जो TCSE कंडक्ट कर रही है, जहां पर आप देखोगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के पोर्शन को ज्यादातर पूछा जा रहा है, स्पेशल मशीन के पोर्शन को ज्यादातर पूछा जा रहा है। ये ऐसे टॉपिक हुआ करते थे जो पहले कम वेटेज के रहते थे, और पहले क्या होता था, मशीन और अगर हम बात करते हैं नेटवर्क का वेटेज बहुत ज्यादा रहता था, चाहे कोई भी एग्जाम हो। जैसा कि हम बात करते हैं अभी रिसेंटली SSC JEE 2025 का पेपर भी होने वाला है, और SSC JEE का सिलेबस इलेक्ट्रिकल का और RRB JEE का सेम ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, डिट्टो कॉपीड होता है। तो क्या इस बात से सभी एग्री करते हैं? यस सर, राइट। तो अब पॉइंट ये आता है कि स्टूडेंट को आज की डेट में ये लगता है कि सर ये सारे टॉपिक्स हैं, इन सबको कवर करना है। तो यार मेरा ऐसा मानना है कवर तो आपको पूरा सिलेबस ही करना है, बट अब इन सारी चीजों पे थोड़ा एम्फेसाइज ज्यादा करना है। नाउ द पॉइंट इज, कुछ और चीजें जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, रिवीजन की स्ट्रेटेजी कैसी रहती थी, कोई बताएगा? हाँ यस सर, रिवीजन जो है सर वो टेस्ट सीरीज के थ्रू करना चाहिए। टेस्ट सीरीज में जैसे कि हम एक बार टेस्ट सीरीज देंगे, जो भी क्वेश्चन हमसे छूट रहा है उसको हम, जैसे टेक्स्ट बुक में एक फीचर है सेव क्वेश्चन करके, उस क्वेश्चन को सेव कर लें। फिर जब हम मतलब ज़्यादा नया टेस्ट सीरीज देने से बेहतर ये है कि जो हमने पहले दे रखा है उसके सेव्ड क्वेश्चन को हम खुद से करें, उसको समझ में नहीं आ रहा तो याद कर लें, जैसे भी करके उसको कंप्लीट करें। ज़्यादा नया से नया क्वेश्चन देखने का पीछे न पड़े, और मतलब जो पहले कर चुके हैं उसको अच्छे तरीके से मेमोराइज कर, उसका कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझे, धीरे धीरे सब चीज़ें सही होने लगती हैं। तो ज़्यादा लालच में नहीं पड़ना है कि मेरे को बहुत सारा क्वेश्चन कर लेना है उससे हो जाएगा कुछ, ऐसे कुछ नहीं होगा। जो कर रखे हैं उसी को अच्छे से करना है, और 15-20 मॉक टेस्ट जो है उसको करना है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा इलेक्ट्रिकल के बारे में कि क्या कोई ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको लगता है कि छोड़ के चले जाने चाहिए? मतलब आपके एग्जाम के टाइम पे हो सकता है आपको ऐसे टॉपिक्स ने हेल्प करी हो कि चलो ठीक है यार छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या आपको लगता है कि नहीं यार जेईई का पेपर अगर हम देने जा रहे हैं तो कवरेज पूरा होना चाहिए, चाहे वो किसी भी एंगल से हो? क्या लगता है दिवाकर भाई, बताइए। सर पहले तो अगर समय है तो कंप्लीट तो पूरा सारा सिलेबस करना चाहिए, लेकिन अगर समय की कमी है तो एक आध दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें जिससे कम क्वेश्चंस आते हैं उनको छोड़ के जा सकते हैं। जैसे बताइए सर जैसे मेरा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का मैं छोड़ के चला गया था, ज़्यादा नहीं उसको पढ़ा था, केवल उसमें से मैंने PYQs केवल किया था मैंने, और ज़्यादा उसको डिटेल में पढ़ा नहीं था। जो आप लोगों ने सर जो नोट्स भेजे थे उसी को केवल रिवाइज किया था मैंने उसके लिए। थैंक यू सो मच दिवाकर भाई। दिवाकर भाई ये बताइए कि आपने अपने सब्जेक्ट्स को कैसे तैयार किया था? सारे सब्जेक्ट्स आपने जो डिटेल में पढ़े हुए हैं तो वो कैसे किया था? क्या आप पूरे टाइम मेरे साथ लाइव बैच में थे या आप रिकॉर्डिंग क्लासेस को फॉलो करते थे? क्योंकि एक बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये दिक्कत होती, समस्या होती है कि सर जैसे अब हम लाइव बैचेस जब लेते हैं या लाइव क्लासेस हम लेते हैं
तो बहुत बार बच्चा क्या होता है लाइव क्लासेस नहीं देख पाता, तो वो सेम डे में उसकी रिकॉर्डिंग कंप्लीट करता है। तो आपने सेम डे में रिकॉर्डिंग कंप्लीट करी थी या आप ये सोच के थे कि यार चलो ये सब्जेक्ट खत्म हो गया, अब मैं अपने अकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ? सर मैं टेक्निकल तो पहले से सब तैयार किया था गेट के लिए, लेकिन सर जेई के लिए मुझे घबराहट हो रही थी कि कहीं समय से पहले ना कंप्लीट हो मेरा सब सिलेबस। तो इसलिए मैं आपका रिकॉर्डेड ही देखा, सारा ये सब को रिकॉर्डेड ही 1-1.5 महीने में रिकॉर्डेड कंप्लीट कर लिया। और उसके बाद सर टेस्ट देना स्टार्ट किया। हर वीक में वीकेंड पर संडे को मैं टेस्ट देता था और फिर उसको एनालाइज करता था, और जो जो कॉन्सेप्ट मेरे कमज़ोर होते थे, जो वीक पॉइंट होते थे, उसमें टेस्ट देंगे तो उसके नीचे आ जाता था वीक पार्ट्स आपके। फिर उसको मैं मेहनत करता था, उसको सही करके फिर से अगले हफ्ते फिर से टेस्ट देता था। ऐसे करते करते हर हफ्ते टेस्ट देता था और हर हफ्ते उसको एनालाइज करता था। ऐसे करते करते मैंने तैयारी की है और रिवीजन भी मैं उसी के हिसाब से करता था। जैसे संडे को टेस्ट देना है तो उसके एक दिन पहले रिवाइज करता था पूरा सैटरडे को, और फिर संडे को बिल्कुल जैसे एग्जाम में टेस्ट देना है वैसे मैं टेस्ट देता था उसका। ओके, थैंक यू दिवाकर। ये बताओ यार, सभी ने 4 बजे वाला वाईटी सेशन रेगुलर देखा है? सभी ने 4 बजे वाला सेशन देखा? सर 4 बजे वाला सेशन कैसे हेल्प करता था, बताएंगे आनंद भाई? सर उसमें कुछ एमसीक्यूज होते थे सर, ठीक है। उनकी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला सर मेरे को भी। और मैं पहले तो जो भी आप कब बताते थे सर उसमें क्लास में, उन्हें सबको नोट डाउन भी करता था, जो मुझे याद नहीं होता था क्लास में। ये लगता था कि क्वेश्चन मुझसे बढ़ नहीं रहा है, दोबारा भी नहीं बढ़ना है, और टेस्ट बुक में भी रिपीट हो रहा है, टेस्ट सीरीज में भी, और मुझसे बढ़ नहीं रहा, तो मैं उसे नोट करता था। और एग्जाम से एक दिन पहले सर मैं अच्छे से रिवाइज करके तब गया था। ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत से नोट डाउन किए थे सर। तो अगर मैं ये पूछूं किसी स्टूडेंट को, सभी से पूछूंगा कि रेगुलर 4 PM वाला सेशन जो है, जैसे अगर मैं बात करूं तो मैं 4 साल से लगातार 4 बजे ही ले रहा हूं, ठीक है? तो रेगुलर किसी स्टूडेंट्स को वॉच करते रहना चाहिए या स्किप करता हुआ चले, अपने हिसाब से तैयारी करते करना चाहिए? आपको क्या लगता है, रेगुलर करने से फायदा मिलेगा? जी सर, रेगुलर करने से बहुत फ़ायदा मिलेगा। इन केस अगर आपका मिस हो जाता है तो आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं। अब यार एक पॉइंट यहाँ पर ये भी आता है स्टूडेंट्स को, जैसे कि बच्चा ये सोचता है जब इलेक्ट्रिकल का पेपर देता है, तो ये तो हम सभी जानते हैं, आज हम सभी इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हैं, हम सब जानते हैं, कहीं ना कहीं हमेशा से देखा जा रहा है पिछले 2-3 साल से इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की कॉमन मेरिट बनती है, जिसमें थोड़ी सी बाजी इलेक्ट्रिकल वाले मार लेते हैं, और उसके पीछे का वैलिड रीजन भी है। मैं सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा, मैकेनिकल का पेपर हमेशा से ईजी ही आ रहा है कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल वालों को हमेशा से थोड़ा सा फायदा मिलता है इन टर्म्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन एंड एवरीथिंग। तो इलेक्ट्रिकल के थोड़े मार्क्स ज़्यादा हो जाते हैं और कॉमन मेरिट पे हमेशा इलेक्ट्रिकल के बच्चे थोड़े ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं ये बताऊंगा कि इलेक्ट्रिकल का जो पेपर आ रहा है, आप अभी के टाइम पे अगर मैं बात करूं, जब आप लोग पेपर दे के आते हो, रिस्पॉन्स शीट्स में देखता हूँ, पूरा पेपर सॉल्व कराता हूँ, तो मुझे लगता है इलेक्ट्रिकल के पेपर आज की डेट में कुछ इस प्रकार से आ रहा है कि आप आराम से 80+ स्कोर कर सकते हो इलेक्ट्रिकल के पेपर में। ये बात सही है नहीं है? राइट। अब बात आती है जब इलेक्ट्रिकल पेपर में हम 80+ स्कोर कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई बच्चा ये तो नहीं बोलेगा कि यार पेपर टफ है, बिकॉज आप जब 80 के ऊपर स्कोर करना चाह रहे हो तो पेपर कोई टफ नहीं है। हो सकता है कि पेपर आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चंस की वजह से या कुछ 8-10 क्वेश्चन की वजह से लेंदी लग जाए, या कुछ नए क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाए जिसके अंदर आपको लगता है कि यार ये पेपर थोड़ा अजीब सा था। अदरवाइज अगर मैं ये ना सोचूं कि 100 मार्क्स का ही मुझे पूरा पेपर सॉल्व करना है, मैं अगर ये सोचूं कि यार भाई 80 तक भी अगर बना लिए तो बहुत है, तो शायद पेपर कभी भी बच्चा पेपर दे के आके ये नहीं बोलेगा कि यार पेपर टफ था। यही बात एग्री करते हैं सब? राइट। चलिए, अब इसके बाद आता है एक जो स्टूडेंट्स के मन में मिथ है, वो ये है कि यार आजकल ना कट ऑफ बहुत ज़्यादा जा रही है। इस तरीके का मिथ है, शायद आपके मन में भी रहा होगा। तो यही मैं बोलूँगा कि सभी स्टूडेंट्स एक एक करके बताएंगे कितने मार्क्स आपने एक्सपेक्ट किए थे कि CBT 2 में इतने आ जाएंगे। सर जब हम मॉक टेस्ट देते थे तो उस समय सर 90, 92, 88 इसी के आसपास सर रहते थे। और लेकिन सर जब एग्ज़ाम दिए सर हम, तो उसमें हमारा सर 101 मार्क्स था सर, और फाइनली सर मार्क्स बढ़ के 106 हुआ सर। तो उससे सर नहीं घबराना है कि हमारे मार्क्स कितने आ रहे हैं सर। और आप हमेशा कहते हुए थे सर कि मार्क्स जो आते हैं टेक्स्ट बुक पे उससे आपका बढ़ के ही आएगा एग्ज़ाम में। तो उसी तरह सर हम उसके लिए कोई ज़्यादा चिंता नहीं किए सर, लेकिन एग्ज़ाम में जब बैठे तो सर मार्क्स ठीक ठाक सर अचीव हो गए सर। आप उसके तुरंत बाद मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दे, भले नंबर कम आए, लेकिन जैसे मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे पहले जब मैंने टेस्ट दिया था तो उसमें मेरे केवल 66 नंबर बने थे, लेकिन मुझे अपनी कमियां पता चली कहाँ कहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ। तो उसको उसको जो जो कमी है आपको उसको इम्प्रूव करता गया और धीरे धीरे मार्क्स बढ़ते गए, लगातार बढ़ते गए। जैसे 66 से स्टार्ट किया था, मेरे बढ़ते 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 टेस्ट में 105, 106 तक जाने लगी।
तो अगर टेस्ट नहीं देते हैं हम तो हमको हमारी कमी पता नहीं चलती। तो इसलिए टेस्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर वीक जैसे मैंने अपना प्लान बनाया था, हर वीक के एंड में रिवाइज करना है, सैटरडे को और संडे को टेस्ट देना है उसका। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि अगर कोई स्टूडेंट आज की डेट में तैयारी करता है, सपोज़ वो फ्रेशर है, अभी पास आउट हुआ है, या कोई ऐसा बच्चा जो 1-2 साल से तैयारी कर रहा है। अगर मुझे लगता है कि कोई बच्चा अगर 1-2 साल से तैयारी कर रहा है, तो उसके काफ़ी हद तक सब्जेक्ट्स तो स्ट्रॉन्ग हो गए होंगे। कहीं न कहीं उसको अब टेस्ट सीरीज़ की नीड है, कहीं न कहीं रिवीजन की ज़्यादा नीड है और क्वेश्चन प्रैक्टिस की नीड है। लेकिन जो बच्चा स्क्रैच के साथ तैयारी कर रहा है, जिसके अभी सारे सब्जेक्ट्स भी पूरे नहीं हुए हैं, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आप सभी को पता है जीएसपी में स्टूडेंट्स एनरोल्ड ही है, आप भी एनरोल्ड थे। तो ऑलरेडी रेगुलर तो बैचेस चल ही रहे हैं, रेगुलर तो हम पढ़ा ही रहे हैं। साथ ही साथ में रेगुलर वाईटी पे प्रैक्टिस हो रही है, साथ ही साथ में टेस्ट सीरीज है और लास्ट में हम क्रैश कोर्स भी लेके इसीलिए आते हैं ताकि बच्चा वहाँ पे प्रॉपर रिवीजन कर पाए, जिसको हमने पिछली बार सिलेक्शन किट भी बोला था। तो मेरा ऐसा मानना है कि इतना कंटेंट करने के बाद क्या एग्जाम निकालना सफिशिएंट, इतना कंटेंट सफिशिएंट हो जाता है एग्जाम निकालने के लिए, या इसके बाद कुछ एडिशनल चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? अब एडिशनल में भी मैं कुछ बताना खुद ही बताऊंगा कि क्या स्टूडेंट का माइंडसेट है। क्या एडिशनल में ये लगता है कि उसको कुछ और बुक सॉल्व करने की ज़रूरत है, प्लस उसको और ज़्यादा यूट्यूब एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा टेलीग्राम एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, या उसको और किसी और किताब के थ्रू पढ़ने की ज़रूरत है? क्या ये बाकी की 4 चीज़ों के लिए उसके पास समय बचेगा? नहीं सर, इतना नहीं टाइम सर। नहीं रहता है सर। सर इसके लिए सर टाइम नहीं, जो अपने पहले पढ़ा है 3-4 महीने में, लास्ट के डेट में उसी को रिवाइज करना है होता है। अगर हम नया पढ़ने गए तो जो पढ़े हैं वो भी हम भूल सकते हैं। जितना ज़्यादा सर मटेरियल पे आप फोकस करेंगे उतना सर कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए लिमिटेड मटेरियल रखिए और उसी को रिवाइज कीजिए। तो यही बाकी स्टूडेंट से भी मैं बोलना चाहूँगा कि आपका मटेरियल बहुत सॉर्टेड और लिमिटेड होना चाहिए। और अगेन मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि आपके पास टाइम बहुत कम है। जितना कंटेंट आपको दिया जा रहा है, एवरी ईयर ये कंटेंट जो है वो बहुत रिफाइंड होता जा रहा है। मैं खुद भी अगर अपनी बात करता हूँ तो इन्हीं सब स्टूडेंट से मैं खुद भी सीखता हूँ कि यार हम सभी सीखते हैं कि यार अब हम नेक्स्ट ईयर और क्या चीज़ें हैं इसके अंदर जो इनपुट दे सकते हैं, क्या फ़िल्टर आउट कर सकते हैं और कैसे इस कंटेंट को रिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने देखा लास्ट 6-8 महीने में इलेक्ट्रिकल के पेपर में कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे थे। तो अगर जो बच्चे अभी रिसेंटली पढ़ रहे होंगे या जो आगे पढ़ने वाले हैं, उनको वो चीज़ रिफ्लेक्शन में दिखेगी कि वो सारे ऐसे टॉपिक्स जो बहुत आउटडेटेड टॉपिक्स थे, उनसे बहुत ज़्यादा कंटेंट दिया जाएगा ताकि वहाँ से भी किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो और साल 2025 में भी इलेक्ट्रिकल का कट ऑफ वैसा ही शूट करें, ताकि मैं बोलूँगा कि अच्छा खासा एक सरपास नंबर हो जाए और कहीं ना कहीं बच्चों को एक अच्छी तरीके से रिजल्ट दे। तो उसी तरीके से हम वापस मेहनत कर रहे हैं और उसी तरीके से मेरा पूरा कंटेंट वापस से वैसा ही डिजाइंड है। तो एवरी ईयर बाय ईयर हम उसी कंटेंट को रिफाइन भी करते जा रहे हैं, चाहे वो टेस्ट सीरीज के फॉर्म में हो, चाहे वो क्लासेस के फॉर्म में हो, चाहे वो हमारा पीडीएफ्स के फॉर्म में हो, चाहे वो टेलीग्राम पे कंटेंट हो। एवरी कंटेंट वी कंटिन्यूअसली रिफाइनिंग इन एवरी 6 मंथ्स। सो अब मैं बात करना चाहूँगा आई थिंक इलेक्ट्रिकल के लिए सभी जो जो स्ट्रेटेजी मैं हमेशा आप लोगों को बोलता भी हूँ, और मैं हमेशा आपको एक ही चीज़ बोलता हूँ कि यार जब जब बच्चा आपके पास सिलेक्ट होकर के आएंगे तो आप उनसे पूछिएगा। जब आप लोग क्लासेस में हमसे बोलते हो कि सर ऐसा मैं कर लूँ क्या, वैसा मैं कर लूँ क्या, तब मैं आपको यही बोलता हूँ कि इतना समय आपके पास नहीं है, जितनी चीज़ें बता रहा हूँ उतना कर लोगे तो वो भी मोर देन सफिशिएंट होगा। तो ये सभी वही स्टूडेंट्स हैं और बाकी के स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है बिकॉज उनके सीबेट के पेपर हैं, एएलपी के, कुछ बच्चों का एग्जाम है, कुछ का डीवी होने वाला है। तो जब उनसे भी आप मिलोगे, उनका भी अभी कुछ दिनों बाद वापस से मिलने वाले हैं, जब उनसे भी आप मिलोगे तो सभी का स्ट्रेटेजी सेम है, सभी की वही चीज़ें हैं, कुछ भी इनमें डिफरेंसेस नहीं, इन्होंने कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं करी, सिर्फ उतनी ही चीज़ें करी हैं जितनी आपको दिखाई गई थी। अगर आप इतनी चीज़ें अच्छे से करोगे तो नेक्स्ट टाइम आप यहाँ पे अवेलेबल होगे। इलेक्ट्रिकल के लिए मैं इस चीज़ को वाइंड अप करना चाहता हूँ, आई होप सभी को क्लियर होगा। अब कुछ बातें साइंस और जीके के लिए हम करना चाहते हैं और कुछ बातें हम एप्टीट्यूड और रीजनिंग के लिए करना चाहते हैं। तो मैं पहले ललित सर को बोलूँगा। सर साइंस एंड जीके के लिए कुछ स्टूडेंट से डाउट पूछ सकते। थैंक यू सो मच सर। तो सबसे पहली बात तो यही है कि देखो ज़िंदगी में अगर हम आगे बढ़ते हैं ना, तो अगला स्टेप उठने के बाद में अगर आगे जाता है तो पिछला स्टेप हमें उठाना पड़ता है। तो आरआरबी जेई की बातें की जाए, जो पिछला स्टेप उठाना पड़ता है वो है आपका सीबीटी 1। क्योंकि हम आज यहाँ पे बैठे हैं तो उसका एक मेन रीज़न तो है कि भाई सीबीटी 1 ही नहीं हो पाता तो हम यहाँ तक इस मंजिल तक, इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। और उसमें आजकल जो एक अच्छा खासा वेटेज के साथ में आ जाता है वो आता है साइंस। बच्चों के साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट हो जाता है जिसमें बच्चे जो है घबराने का काम करते हैं। ठीक है, हमारे द्वारा सु है सर, आप तो कर जानते हैं, जीएसपी वाला बैच हो गया या फिर हमने क्रैश कोर्स के माध्यम से भी और वाईटी सेशन में भी हम देखें तो बैक टू बैक क्लासेस थी। थ्योरेटिकल पोर्शन पे भी काम किया, क्रैश कोर्स में रैपिडली क्वेश्चनों के साथ में भी काम किया। एंड मैं अगर ये कहूँ कि वाईटी के ऊपर भी हमने बड़े बड़े मैराथन इन द सेंस, मतलब ऐसा नहीं कि 2 घंटे 2.5 घंटे, हमने 6 घंटे 12 घंटे की
एक ऐसा सेशन भी दिया है बच्चों को जब एग्जाम नियर बाई में होता है, जिससे जो है बच्चा पूरा का पूरा सिलेबस जो वो कवर कर पाता है। अब मुद्दे वाली बात ये है कि कुछ आप लोग तो जानते होंगे, थोड़ा सा बदलाव हुआ था, और बदलाव हुआ था एनसीईआरटी में। पहली बात तो ये है कि रेलवे एनसीईआरटी से बाहर जाता ही नहीं है, ठीक है, इतना तो आप लोग जानते होंगे। तो पहले तो ये बताओ कि आप सभी से ही मेरा ये पूछना है कि आप लोगों ने साइंस की क्लास ली होगी पहले, तो ये बता ही सकते हो, है ना। तो साइंस में मतलब आप लोगों को मेरे सेशन के द्वारा कितनी मदद मिली, मैं आप लोगों से ये जानना चाहता जी सर, उससे हमें मतलब पूरा ना पढ़ के एनसीईआरटी को, उससे ये पता चल जाता है कि क्या क्या छोड़ना है सर के वीडियो देख के। उससे तो पूरा इतना टाइम नहीं होता कि पूरी एनसीईआरटी पढ़े खाली साइंस के लिए, और मैथ भी करनी आती है। सीबीटी ने बहुत हेल्प करी सर के वीडियोज़ ने सर। हूँ। 12 घंटे वाली क्लास ली थी क्या किसी ने? जी हाँ, जी सर। तो आप बताओ एक बार, कैसा क्या फील हुआ आपने, क्या रिस्पॉन्स आपसे एक बार? सर 12 घंटे वाली और 6 घंटे वाली दोनों क्लास सर आपके सर लिया था सर मैंने। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ थी सर कि एक क्वेश्चन पे सर आप 4 क्वेश्चन जो आप समझा दे रहे थे सर, वो पूरा टॉपिक क्लियर हो जा रहा था सर। उसके बाद सर जो टॉपिक वाइज अलग अलग एक एक दिन एक एक टॉपिक जो आपने बताया था सर वाईटी पे, वो भी सर उससे पूरा क्लियर हो गया। सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए सर बायो में दिक्कत होता है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए। लेकिन आपका यूट्यूब और ये क्लास देखने के बाद सर पूरा बायो लगभग सर कवर हो गया था सर, सारा कवर हो गया था उससे। तो मतलब मदद मिली आप लोगों को? जी सर, काफ़ी मदद मिला सर उससे। तो आपका क्या रिस्पॉन्स है भाई? सर 100% मैं तो बोल सकता हूँ। तो मैं सर वही आपकी वीडियो देखी थी, सिर्फ उसी से एग्ज़ाम देने गया था मैंने, उसके अलावा और कुछ बायोलॉजी के लिए नोट्स ही नहीं बनाए थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो मुद्दे वाली बात ये भी है कि पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, ये सीरियस है। पढ़ना इसलिए बड़ी बात नहीं क्योंकि सारे ही बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसने फॉर्म भरा है पेपर देने के लिए जाएगा वो बच्चा पढ़ेगा, ठीक है। अब आप लोगों को क्वालिटी कंटेंट के साथ में पढ़ना, वो सबसे बड़ी बात है ना। पढ़ना तो इसलिए तभी कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी बात नहीं है, क्वालिटी के साथ में पढ़ना। क्योंकि अब की बार है ना, रिसेंटली ये देखने के लिए मिला था, जैसे कि है ना एएलपी का पेपर भी हुआ था, टेक्नीशियन का भी पेपर हुआ है, आरआरबी जेई का भी पेपर हुआ है। तो बहुत सारे जैसे चैप्टर्स जो थे ना साइंस के अंदर, जैसे पीरियोडिक टेबल की बातें की जाए, डिजीज की बातें की जाए, एनिमल किंगडम की बातें की जाए, प्लांट किंगडम की बातें की जाए, अब उनसे क्वेश्चन पूछे ही नहीं है। और मोस्टली अगर आरआरबी जेई की बातें की जाए तो मुझे अब की बार जो है पेपर को देख के भी ये लग गया था कि केमिस्ट्री कुछ ज्यादा ही फेवरेट था, है ना। केमिकल रिएक्शन, मतलब हर बार में केमिकल रिएक्शन तो कुछ ज्यादा ही पूछ रहा था। मतलब किसी की जिंदगी में रिएक्शन हो रही है नहीं हो रही है नहीं पता, पर पेपर की रिएक्शन होनी चाहिए। तो आप लोगों में से, आप वहाँ पे भी जो साइड में बैठे हैं, तो आप लोगों के लिए जो हमारी जो रेगुलर जो क्लासेस होती थी, चाहे वो जीएसपी की हो, जीएसपी प्रोग्राम हो, क्रैश कोर्स हो, वो किस प्रकार से साइंस के अंदर मददगार हुई? क्योंकि एक वही है ना कि बिना साइंस के भी सिलेक्शन थोड़ा सा मुश्किल था। तो आप सभी एक बार बताओगे, आप वहाँ पे भाई बैठे वो भी बता सकते हैं प्लीज। यस सर, मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसे कि यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, उसके साथ साथ एक बार 9-10 का एनसीईआरटी भी रेफर करना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल सही साइंस बात के लिए सर। है। दैट इज़ सर वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बिकॉज सर उसमें से एनसीईआरटी जो है ना, उसमें बहुत प्रिसाई दिया हुआ है चीज़ें, और उसको हम एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, उसी पे अच्छे से टाइम देके, मतलब यूट्यूब वीडियो के थ्रू समझ लें हम एनसीईआरटी में जो कंटेंट दिया हुआ है, तो वो सर मोर देन सफिशिएंट होगा। 9th और 10th बस, इससे बिल्कुल ज़्यादा बिल्कुल, क्योंकि इससे भारत सिलेबस जो है ज्यादा 9th और 10th, हाँ 9th और 10th के ऊपर तो मेन फोकस Math करना है और क्योंकि science हाँ पे। मैथ साइंस के लिए तो मोस्टली। यस सर। और भी आप जो है आप साझा कर सकते हो, आपने भी जो जिन बच्चों ने साथ चीजें की हैं। तो सर मैंने भी सर ऐसे ही किया था। पहले बुक को पढ़ लिया था, आपको वीडियो तो बाद में देखा। पहले मैंने बुक को जो था 9-10 का उसका कंप्लीट किया था। उसके बाद सर आपके मैराथन क्लासेस से मैंने रिवीजन पूरा कर लिया उसका। और उसके बाद पीवाईक्यूज करता था मैं केवल लास्ट के दिनों में, उससे हो गया। बहुत ही बढ़िया। तो मतलब मोरल ऑफ द ये है कि अगर रेगुलर क्लासेस की जाए तो आप अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट उनके ऊपर अच्छी पकड़ बना सकते हैं। और मैं अगर साइंस की बातें करूं, जिस बच्चे ने अगर रेगुलर अगर समय दिया है ना, वो बच्चा साइंस के अंदर अपोन में अपोन नंबर ला सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बिकॉज ऑफ, एक तो पहली बात तो सिलेबस लिमिटेड है, ठीक है। दूसरी बातें पढ़ना ही एनसीईआरटी बेस्ड है। और तीसरी सबसे बड़ी बात हो जाती है कि 9वीं और 10वीं का ही पढ़ना होता है। हाँ, अगर जिसके पास में अगर जैसे थोड़ा समय की अगर बातें की जाए, अगर समय को अच्छा यूटिलाइज कर लेता है, क्योंकि साइंस अच्छा खासा वेटेज देता है,
तो 9वीं के साथ साथ में अगर 8वीं और 7वीं का भी, क्योंकि हम जो अब जब हम लोग चीज़ों को डिलीवर करते हैं ना, तो जैसे मैं बेसिकली चीज़ों साइंस की बातें करूँ तो उसमें 6ठी क्लासेस से लेकर 10वीं क्लासेस का जो एनसीईआरटी साइंस की होती है उसका हम निचोड़ के टाइप में ही क्या कौन कौन से क्वेश्चंस रिपीटेशन में जा रहे हैं, कहाँ से क्या क्या चीज़ें बन रही है, कहाँ से चीज़ें नहीं बन सकती और कहाँ से मतलब जो है 6 घंटे के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस को कैसे कवर किया जाए, 12 घंटे में कैसे कवर किया जाए। तो वो मुझे लगता है कि काफ़ी सारे बच्चों को जो है वो हेल्पफुल भी हुआ है, और आगे आने वाले और भी जो बच्चे हैं अगर इस पैटर्न को अगर फॉलो करते हैं तो वो साइंस के अंदर तो अपन ला ही सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि लास्ट में तो मैं 6 घंटे और 12 घंटे के एक ऐसा वो रामबाण तो मैं लेके ही आता हूँ, ताकि जो भी बच्चा जो है जैसे थ्योरेटिकल पोर्शन जो पढ़ता है उसको कवर भी कर लेता और फिर वो 12 घंटे में एक साथ में पूरी की पूरी साइंस में से भी गो थ्रू हो जाता है। सो थैंक यू सो मच। सो अभी जो है मैं मैम की तरफ रुख करूंगा, क्योंकि CBT 1 जो है उसके अंदर मैथमेटिक्स और रीजनिंग का भी अच्छा खासा वेटेज है। तो गोपिका मैम एक बार आप भी अपनी बातें जो है एक बार प्लीज। सबसे पहले तो आप लोगों को सिलेक्शन की बधाई। अभी मेरी बात दिवाकर, मेरे यहाँ से नाम मुझे अभी नहीं पता था, सर ने बोला तो मुझे नाम पता चला, क्योंकि स्टूडेंट इतने सारे होते हैं नाम याद नहीं रहता। तो दिवाकर से मेरी यहीं पे बात हो रही थी, तो उसने मेरे को खुद ही बताया कि मैम मैं क्वांट्स में ऐसे करता था। मैं जानना चाहूंगी दिवाकर, तुम खुद ही शेयर करो कि एक छोटी सी बात मुझे तुम्हारी बड़ी अच्छी लगी कि पहले मैं अपना तरीका लगा लेता था, फिर पोज करके आपके शॉर्टकट्स देखता था, तो उससे मेरे को हैबिट पड़ गई कि नई नई चीजें मैंने क्या सीखी। तो इस तरह से आप बता सकते हो स्टूडेंट्स को। आपका क्लास 6 बजे चलता था और 1 घंटे में ख़त्म हो जाता था, तो मैं क्या करता था, मैं 7:30 बजे उसको वहीं क्लास को उसी दिन करता था, और पॉज कर करके जैसे आप कोई क्वेश्चन लगा दी तो फिर उसको मैंने खुद से सॉल्व करता था पहले, और अगर सॉल्व हो गए तो अच्छी बात है, और सॉल्व कर लेता था फिर भी आपका देखता था आप कैसे सॉल्व कर रही हैं। उसके बाद अगर आपका शॉर्ट ट्रिक कुछ था तो उसको मैंने माइंड में ग्रैब कर लेता था। सर मैम ऐसे इससे ये फ़ायदा हुआ कि मेरा भी दिमाग चलने लगा कि क्वेश्चंस को कैसे डील करूंगा, अगर एग्जाम में ऐसे आ गए क्वेश्चंस तो फर्स्ट टाइम आ गए तो मैं कैसे उसको डील करूंगा, ऐसे करते करते। ये बेस्ट तरीका है मेरे ख्याल से क्वांट्स को प्रिपेयर करने का। पहले अपना दिमाग लगाओ, क्योंकि जब अगर आप सीधा मेरे को कॉपी करोगे तो लाइक आपको लगेगा यार या तो मैं रट्टा मार रहा हूँ या मैं कल भूल जाऊंगा। जब आप अपना दिमाग लगा के उस चीज को मेरे को फॉलो करके एग्जीक्यूट करोगे तो आपको ये समझ में आएगा, अच्छा मैं यहाँ पे लैग कर रहा था, ये लंबा तरीका है, इसको मैं छोटा कर सकता हूँ। आप लोग भी कोई और इनपुट देना चाहो क्वांट्स के लिए, आपने कैसे तैयार किया? क्योंकि क्वांट्स में ऐसा होता है हर क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट बदलता है, तो आप में से कोई भी कुछ बोलना चाहे, क्वांट्स को कैसे तैयार किया? जिसको भी लगता है क्वांट्स बढ़िया तरीके से तैयार कर रखा है। सबसे पहले तो मैम ये कहना चाहेंगे हम कि अगर आपको मैथ में अगर टॉपिक वाइज अगर पढ़ना है तो वो जीएसपी के साथ आप पढ़ सकते हैं, उसमें काफ़ी अच्छा जो है, अगर इससे अगर एक बार आपका टॉपिक तैयार हो गया उसके बाद जो क्वेश्चन मैम वाईटी पर लेकर आती हैं वो काफ़ी सेलेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं, आपको सारा रिफाइंड क्वेश्चन वहाँ पर मिल जाता है और उससे काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस हो जाता है। बाकी जैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस है अपना डेली करते रहिए और मॉक टेस्ट में अपना लगाते रहिए मैथ। मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि जैसे जहाँ पे स्टूडेंट्स जीएसपी वर्ड यूज़ कर रहे हैं, जीएसपी एग्जैक्टली है क्या, बिकॉज अभी 2025 में तैयारी करने वाले काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको जीएसपी नहीं पता है। जीएसपी एक्चुअली 2024 के अंदर जब ये बच्चे जब सिलेक्ट हुए हैं उस टाइम का गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम था, जहाँ पर जिसके अंदर हज़ारों बच्चों ने अपनी तैयारी करी थी आरआरबी जेई के अंदर, और सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स सभी ब्रांच के स्टूडेंट्स। राइट नाउ अभी अगर हम बात करें 2025 तो जीएसपी तो नहीं है, लेकिन जीएसपी के ही जैसी हमारे पास जो एक चीज़ है वो है सुपर पास लाइव, जिसके अंदर आप अपने सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। आरआरबी जेई 2025 का नया बैच ऑलरेडी स्टार्टेड है, 2 बैच ऑलरेडी चल रहे हैं, 3rd बैच अभी हमारा अभी स्टार्ट होने वाला है। एसएससी जेई के ऑलरेडी 2 बैचेस चल रहे हैं, 3rd बैच ऑलरेडी हमारा स्टार्ट होने वाला है विद इन 2 डेज के अंदर अंदर। तो 16 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, इलेक्ट्रिकल में, सिविल मैकेनिकल में 11 तारीख से स्टार्ट हो गया है। तो मैं आपको यही बोलूँगा अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करते रहिए और होपफुली अगली बार आपके रिजल्ट का वेट करेंगे। शिफ्ट 2 वाले बच्चे भी जो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो स्टूडेंट्स भी अभी आने वाले हैं, उनके साथ भी इसी तरीके से वार्तालाप करेंगे, उनसे भी बातें करेंगे बहुत सारी, और पूरा डे वापस से वैसा ही स्पेंड करेंगे। आज काफ़ी समय तक हम लोगों ने स्पेंड किया टाइम, और फिर 2025 में मिलेंगे और 2025 में और बहुत ज़्यादा हज़ारों में रिजल्ट वापस से देखने को मिलेंगे आरआरबी जेई और बाकी सभी एग्जाम्स के लिए। तो आई होप कि सभी वाइंड अप करते हैं सेशन को, एंड ऑल द बेस्ट गाइस। आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करिएगा ताकि हम उसको रिप्लाई कर पाएँ और प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएँ। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।